बता दें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। वीडियो कॉल कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर जा रही है? यस यस सर। सर। वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। Today I will start the next chapter, ग्रेविटेशन। आज हम लोग अगला चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। सर अगर एक्शन फोर्स 4 न्यूटन होगा तो रिएक्शन फोर्स भी 4 ही न्यूटन होगा ना? हाँ -4 बिल्कुल, जस्ट -4 होगा सर, -4 एक्शन फोर्स एंड -4 रिएक्शन फोर्स विल न्यूटन बी जस्ट इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन अपोजिट होगी, दोनों का वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा। सर 8 चैप्टर मोशन का नोट्स नहीं बनाएंगे? किसका? लॉज ऑफ मोशन का नोट्स बिल्कुल बनाएंगे, हमने तो नोट्स भेजा भी है। सर मोशन चैप्टर 8 सर आपने भेजा है नोट्स? हाँ हाँ आपने भेजा ही है नोट्स? बस सर वो 9 का है ना? भेज दिया। उसके इसका पहले भी वाले भेजे थे, उसका भी भेजा जा इसका भी चुका है। भेजे थे। हाँ, पहले का भी कब भेजे थे? भेजे सर बोलो। रिएक्शन फोर्स -4 न्यूटन और सर 4 न्यूटन। नहीं, अगर -4 कर दोगे तो वही माइनस जो साइन है उसके डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे सपोज दैट सर अगर -10 फॉर अपोजिट यहाँ डायरेक्शन। देखो, अगर किसी सरफेस पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका जो वेट है mg, वो एक्शन हो गया, एक्शन फोर्स हुआ, ओके। और इस सरफेस का इस ऑब्जेक्ट पे जस्ट ऊपर, जिसको आप R फॉर रिएक्शन, इसको रिएक्शन कहेंगे, इसका मैग्नीट्यूड भी जस्ट mg के ही इक्वल होगा। मींस R इज इक्वल mg, बट डायरेक्शन एक्चुअली ऊपर की तरफ है। तो हम जहां पे आंसर जहां देते हैं बेशक -mg कह सकते हैं, -mg। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी डायरेक्शन को, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन। ओके, अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन के लिए ही माइनस साइन आता है। आ जाओ नाउ, the next chapter, gravitation। पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि सपोज दैट कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसपे हमने एक फोर्स F अप्लाई किया, देन ये ऑब्जेक्ट आपका मोशन में आ जाता है। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में आएगी। इट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए मीन्स उसकी पोजीशन में चेंजेस जो आपने किया, मोशन में जब लाया, उसके लिए एक फोर्स का रिक्वायरमेंट है।
without applied of force we cannot make an object in motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना फोर्स अप्लाई किए हम मोशन में नहीं ला सकते। ये हमने पिछले चैप्टर में देखा। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने फ्रीली हाँ मैंने अच्छा। ड्रॉप कर दिया, हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऐसे छोड़ा, तो हम क्या देखते हैं बता कि वो सीधा नीचे अर्थ पे जा गिरता है, यानी वो अर्थ की तरफ मोशन करते हुए गिरने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये ऑब्जेक्ट फ्रीली ड्रॉप करने पे अगर गिर रहा है, इट मींस डेफिनेटली इस पे कोई ना कोई फोर्स लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने पिछले चैप्टर में इसको पढ़ा है कि विदाउट अ फोर्स ए बॉडी कैन नॉट बी इन मोशन, बिना फोर्स के मोशन में नहीं रह सकती। और यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जैसे हमने फ्रीली इसको छोड़ा, वो सीधा नीचे मोशन करते हुए अर्थ पे जाता है, यानी कि कोई ना कोई फोर्स इस पे लग रहा है, एक फोर्स इस पे लग रहा है। उस फोर्स को थोड़ा हम माइक ऊपर कर लीजिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे, Gravitation. फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि अर्थ जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, वही हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, जो अर्थ के द्वारा एक्सर्ट किया जा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो हम यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन देंगे ग्रेविटेशन के लिए, कुछ इस तरह से। The force of attraction, Between Earth and object. the force of attraction Attraction between two objects. Between Earth between and object. Two objects. any two objects Two objects. Object. किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो फोर्स है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। यहां पर एक टर्म और आपको जान लेना होगा। सपोज दैट जैसे यहां पे आपने देखा ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए एंड बी, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ करेगा, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ के बाद क्या लिखा? अट्रैक्शन। अभी क्या कह रहा है, सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट ले रखा है और दूसरा हमने अर्थ को ले लिया, जैसे ये सपोज ये आपकी अर्थ है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट आपने ये ले लिया ए। अभी क्या करेगा, अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट ए टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज ग्रेविटी। उसको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी कहेंगे। मीन्स अनदर टॉपिक आपका हो जाएगा ग्रेविटी। Gravity. Gravity. ग्रेविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसा भी कह सकते हैं The force by which the Earth force attracts of attraction मम्मी से पूछ ले। between the earth and any object
सर कैसे टू की आवाज इज कॉल्ड ग्रेविटी। यहां हमने सपोज इन दो बॉडी में से एक मैंने अर्थ को ले लिया और दूसरा जो सपोज ए था, यानी बी को हमने रिप्लेस कर लिया अर्थ से। अब जो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटी। तो यहाँ पे बेटा डिफरेंस क्या है फिर इस ग्रेविटेशन और इस ग्रेविटी में? तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट। वो किन्हीं भी दो मटेरियल ऑब्जेक्ट के बीच जिनके में मास होंगे उसके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को कहोगे। While gravity is the force of attraction between the earth and any object. अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स उसे हमने ग्रेविटी नेम दे दिया, और जो किन्हीं भी दो पार्टिकल्स के बीच लगेंगे फोर्स ग्रेविटेशन। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस से पूछा जाएगा, इसको आप याद रखना। Now ग्रेविटेशन से रिलेटेड एक काफी इंपॉर्टेंट लॉ भी है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा हम ये समझें कि इसको यूनिवर्सल लॉ क्यों कहते हैं। यूनिवर्सल मीन्स विच इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द यूनिवर्स। तो इस पूरे इंटायर यूनिवर्स में एप्लीकेबल हो, कहीं भी जिसे हम अप्लाई कर सके, तो ये आपका अगर अरे यार थोड़ा शांत हो जा। बिल्कुल साइलेंट रहो, बात मत करो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अभी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है इसको थोड़ा जानो। सपोज दैट ये आपने एक ऑब्जेक्ट लिया ए ऑफ मास m1, another object of mass m2 separated at a distance small r। हमने दो ऑब्जेक्ट लिए A and B of masses m1 and m2 separated at a distance small r। हमने इसको स्मॉल r डिस्टेंस पे रखा हुआ। The force of gravitation between the 2 points, हम यहाँ पे कह सकते हैं let the two objects of masses m1 comma m2 separated at distance small r, the force of attraction between them। सपोज हमने उस फोर्स को F से डिनोट किया, is directly proportional to the product of their masses। The force of attraction between A and B, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा F attraction, force of attraction is directly proportional to m1 and m2।
इट मीन्स अगर इनके मासेस जितने ही लार्ज होंगे उस फोर्स की वैल्यू भी उतनी बड़ी होगी। सपोज मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट के मासेस को डबल कर दिया, दोनों के मास हमने डबल कर दिए, देन m1 को मैंने 2m1 कर लिया, m2 को भी 2m2 कर लिया, 2 2 जा 4 टाइम्स फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। एंड दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन is inversely proportional to the square of the distance between them. अब इनके बीच की जो भी डिस्टेंस हो उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स सपोज मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, दो ऑब्जेक्ट्स थे, इनके बीच जो भी फोर्स लगा है हमने नेक्स्ट टाइम इनके बीच की डिस्टेंस को सपोज डबल कर दिया, तो 1/2 स्क्वायर मीन्स 1/4। नाउ द फोर्स विल बी 1/4। अब जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू 1/4 हो जाएगी। अब आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर लो, implies that the force F is directly proportional to m1 m2 upon r square। तो ये हमारा रिजल्ट आया। अभी प्रोपोर्शनल साइन को हम रिमूव कर दें, देन F is equal a constant capital G। कम हियर, यहाँ पे एक कांस्टेंट कैपिटल G आता है इनटू m1 m2 upon r square, where capital G is equal universal gravitational constant। Its value is equal 6.7 minus 11 Newton meter square by kg Newton meter square upon square by kg square। kg square। It will be the value of this constant capital G। वो इस कैपिटल G की वैल्यू होगी which is constant throughout the whole universe। पूरे यूनिवर्स में आप मून पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी इसकी वैल्यू यही तो ये आपका जो रिलेशन है कैपिटल G m1 m2 upon r square is the mathematical form of Newton's universal law of gravitation। एक्चुअली न्यूटन्स ने इस लॉ को फाइंड आउट किया था, तो इसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह देते हैं या यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसके कुछ सर एक बार और, अच्छा सर एक बार और, एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। सपोज दैट m1 m2 मासेस के ये दो ऑब्जेक्ट A एंड B कितने डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस r डिस्टेंस पे हमने दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, m1 मास का A है और m2 मास का ये। अब क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो ग्रेविटेशन का फोर्स हो वो कह रहा है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन्हीं दो पॉइंट्स को याद रखना है, F प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 means product of their masses। Next, this force of gravitation is inversely proportional to the square of the distance between them। उनके बीच की डिस्टेंस अगर मान लो 2 मीटर है तो 1/2 का स्क्वायर, सपोज 3 मीटर है 1/3 स्क्वायर, यानी कि जो भी डिस्टेंस होगी 1/r स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर आपका डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों रिलेशन को आप कंबाइन कर दो,
जो m1 m2 है उसे आप न्यूमरेटर में और जो 1/r² है r² नीचे आ गया। अभी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। आप इस सिंबल को हटा दो और एक कांस्टेंट कैपिटल जी ले लो, तो ये आ गया आपका f इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपान r²। अभी कैपिटल G है क्या? इट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मींस जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द यूनिवर्स या हर जगह कांस्टेंट रहती हो, वो कांस्टेंट वैल्यू आपको आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 और ये यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट कैसे निकलेगी, जरा इसका यूनिट निकाल के देखो। इसकी यूनिट यहां से फाइंड आउट करो। देखो फार्मूला बड़ा क्या है, F इज इक्वल कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², देन कैपिटल G इज इक्वल r² का मल्टीप्लाई कर दो, F into r²। m1 m2 जो यहाँ G के साथ मल्टीप्लाई सर में बहुत है शोर हो रहा है। वो नीचे आ जाए, m1 m2 नीचे आ गया और वो और r² चला गया F के साथ में। F मीन्स फोर्स, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। N फॉर न्यूटन इंटू r² डिस्टेंस मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर अपॉन m1 means mass of A kg, another m2 its unit will be also kg, kg into तो kg न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg into kg, इसे आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं। तो ये इस कैपिटल G की यूनिट आ गई। अब बड़ा इसके कुछ एप्लीकेशंस देखिए, क्वेश्चंस किस तरीके से इस पे पूछेगा तुमसे। पर kg स्क्वायर क्यों लिखे? हाँ, दो बार है ना केजी, m1 के लिए भी केजी और m2 के लिए भी केजी, इसलिए केजी का स्क्वायर हो जाएगा। सपोज दैट क्वेश्चन हमने यहाँ लिया, two objects of masses 15 kg and 20 kg। हमने दो ऑब्जेक्ट लिया, एक उसमें 15 kg का है और दूसरा 20 kg, separated at 5 meter। Find the force of attraction। पहला क्वेश्चन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पूछ रहा है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, इफ distance between them be 2.5 meter, what will the force be now?
अगर उनके बीच की डिस्टेंस हमने 2.5 मीटर कर दिया, अब वो फोर्स कितना हो जाएगा? चलो इन्हीं दो क्वेश्चंस को हम देखते हैं। सपोज दैट ये एक ऑब्जेक्ट है, ए मास m1 15 kg, another object B of mass m2 is equal 20 kg. The distance between them in first case 5 meter. The force of, यहाँ पे पहले नोट कर लेना, m1 15 kg, m2 20 kg. The distance between them 5 meter. The force capital G m1 m2 upon r square 6.67 10 to the power minus 11 m1 15 into 20 upon r square 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। Then F is equal 6.67 into 10 to the power minus 11, और यहाँ क्या होगा? 15 to the 30, 300 upon 5 square 25. तो 25 से 300 को कैंसिल कर दो, 25 बोल जा 25 और 25 होगा हो जा, देन 12 का मल्टीप्लाई करो, 12 7 जा 84, कैरी 8, 12 6 जा 72 और 8 72 प्लस 8 80, 12 6 जा 72 अब प्लस 8 फिर से 80.04 into 10 to the power minus 11 or 8.004 into 10 to the power minus 10 न्यूटन। मीन्स इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच इतने न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करेगा। सर एक बार और बताइए। हाँ देख लो बेटा फिर से। The two objects A and B of masses 15 kg and 20. A का मास कितना दिया है? 15 kg। B का मास कितना है? 20 kg। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? 5 मीटर। यहाँ हमने यहाँ इंडिकेट किया है m1 15, m2 20, distance are 5 meter. Now the force of attraction between the two objects will be capital G into m1 m2 upon r square. Putting the value of E m1 m2 upon r square, ये मिल गया। अब इसको थोड़ा तो भाई सिंप्लीफाई कर लेना है, तो कांस्टेंट तो सेम है, 15 into 20 300 upon 5 square means 25। 25 से आप 12 टाइम्स 300 को कैंसिल करो, नाउ 12 से मल्टीप्लाई करो 6.67 में, ये आपका रिजल्ट आया, मीन्स 8.004 into 10 to the power minus 10। एनी क्वेरी? किसी को कोई दिक्कत है? सर 10 के बाद क्या लिखे हैं? किसके बाद बेटा? न्यूटन। न्यूटन वो नहीं, हाँ 6.67 into 10 into उसके बाद 300। हाँ इंटू 300
Sir, this side. ये आएगा ना 15 into 20, Yes, sir. ठीक है। Sir, this side. इसका सर सेकंड थोड़ा सर फोर्थ प्रेजेंट ऐप का वैल्यू के बारे कैसे में किए हैं? किसका बेटा? ये एफ का क्या एफ का? सर वहाँ पे यस सर 10 to power -10 कैसे आया? अच्छा 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 ठीक है। ये बेटा कितना है? 80.04 है ना? यस सर। डेसिमल ये है, इस 80 के बाद में है। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में किया, डेसिमल को 1 डिजिट लेफ्ट में ला रहे हैं, 8 के साथ में आ गया। यस सर। ओके, यस सर। जब डेसिमल लेफ्ट में आया तो हमारी पावर क्या होगी? एक इंक्रीज करेगी, प्लस होगी। तो -11 में -11 में प्लस का 1 करेंगे तो कितना आएगा? +1 माइनस का 10 आ जाएगा, -10 पावर आएगा। -10 होगा। ओके, यस सर। नाउ Sir, it is what किसी side, sir. हाँ बोलो। Sir, side हो जाइए थोड़ा। इसका सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बी 2.5 मीटर, पहले कितनी डिस्टेंस है? 5 मीटर है। अभी कितनी हो गई? 2.5 मीन्स जस्ट हाफ। द डिस्टेंस बिटवीन देम बी हाफ, वो आधी हो जाती है। तब देखो उसका फोर्स कितना हो जाएगा। लिखिए, सिंस आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देम बी हाफ, आधी हो जाती है। अब यहां रिलेशन क्या कह रहा है? सिंस इफ प्रोपोर्शनल टू 1/r², वो r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब वो आधी हो गई सो अब जो फोर्स होगी r को अगर आधा कर दे मीन्स r/2 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 1/r²/4। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, वो सर नहीं समझ में आया। दूसरे तरह से करो तो आसान मेथड। जैसे हमने कहा F इज इक्वल कैपिटल G M1 M2 अपान फर्स्ट केस में जो फोर्स है बेटा F1, और ये गिवन है सब इक्वेशन फर्स्ट। नाउ जब हमने इसकी डिस्टेंस को कितना 2.5 मीटर कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया। यहां जितनी है उसकी हाफ कर दिया। r की जगह हम r/2 कर लेंगे। F2 इज इक्वल, नेक्स्ट सेकेंड केस में जो फोर्स होगा G तो सेम रहेगा, मास M1 M2 ये भी सेम है, बट डिस्टेंस आधी हो गई। तो जो r है उसको आप r/2 कर दो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। F2 इज इक्वल कैपिटल G M1 M2 अपान r²/4। नाउ इस 4 को आप न्यूमरेटर में ऊपर ले जाओ, साथ इस 4 को ऊपर कर दो, ये आ गया F2 इज इक्वल कैपिटल G M1 M2 अपान r², और ये 4 भी आ जाएगा। ये जो नीचे है सबसे ऊपर चला जाएगा। अभी क्या है, आप इस पूरे को ध्यान से देखो, कैपिटल G M1 M2 अपान r², कैपिटल G M1 M2 अपान r², किसकी वैल्यू है? M1 की वैल्यू है कि नहीं? और F1 की।
आप इस F1 पूरे किसका? को हटा करके यहाँ F1 कर लो तो क्या रिजल्ट आ गया? द फोर्स विल बी 4 टाइम्स टाइम इज ओवर। आवाज आ रही है? अच्छा बस थोड़ा सा टाइम फिर बचा। F2 इज इक्वल टू 4F1। जब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो हाफ का स्क्वायर 1/4 होता है, यानी फोर्स अब हमारा 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। पहले जितना था उसका कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। इस तरह के और भी कई सारे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा। तो यहाँ सिर्फ ये जानिए कि वो डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। डिस्टेंस अगर आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, देन फोर्स 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, 4 गुना बढ़ गया। अब सपोज दैट इन नेक्स्ट केस में अगर हमने डिस्टेंस को डबल कर दिया होता, इट मे बी पॉसिबल द डिस्टेंस बिटवीन देम बी डबल। अगर उसको मैंने डबल कर दिया होता तो डबल करेंगे तो उस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? अब 1/4 हो जाएगा। जो यहाँ 4 टाइम्स हुआ है ना, वो 1/4 हो जाता। ठीक है? तो इस तरह से हम अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देगा जहां सर, पे फोर्स आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में किया है सर, उसको वैसे भी रहने दे सकते हैं ना? नहीं रहने तो दे सकते हैं, बट अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दें तो ज्यादा अच्छी बात है। उसे छोड़ भी दोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको संदीप सिंह कर लेना। ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नोट कर लो, तुम लोग करना, नहीं तो कल पूछोगे तो बता दो। ये क्वेश्चन ऐसे नोट कर लो। सर एक बार और इसको कल बता दीजिएगा। क्या चीज? इसी को सर एक बार। इसी क्वेश्चन को? यस सर। समझ में नहीं आ रहा उतना। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन मैं करा देता हूं। एक क्वेश्चन बेशक नोट कर लो। व्हाट विल द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए, या ग्रेविटेशन भी कह सकते हो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और सर अट्रैक्शन भी कर सकते हैं ना? कह सकते हो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं ना? हाँ कह सकते हैं। द व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन becomes, first question, if their masses be half, मास को हमने आधा कर दिया, if their masses be double, दोगुने कर दिए, डबल केवल लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, देयर मासेस, सॉरी मास मत कीजिए, डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस